नमस्कार, स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है, 8वें वेतन आयोग एक लॉलीपॉप या एक झुनझुना, एक ये टॉपिक और दूसरा टॉपिक थैंक यू अविनय शर्मा सर, जिसके कारण एसएससी आयोग और उन तमाम ऐसे शिक्षकों को जो कहते थे कि एसएससी 2024 के एग्जाम में धांधली नहीं हुई है, उनके चेहरे पे जोरदार तमाचा। क्योंकि एसएससी मान चुकी है कि उसने कहीं ना कहीं हजारों विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी किया था और रिवाइज रिजल्ट आना इस चीज का एक पुख्ता सबूत है। तो बात शुरुआत करते हैं 8वें वेतन आयोग से। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नरेंद्र मोदी जी का एक सौगात। लेकिन क्या सही मायने में नरेंद्र मोदी जी ने इतनी बड़ी दरिया दिल दिखाई है? इतने समय से मोस्ट अवेटेड 8th पे कमीशन का उन्होंने मंजूरी दी है। तो समझते हैं कि आखिर ये 8th पे कमीशन कैसे एक लॉलीपॉप है जो कि सही मायने में नहीं दिखता है और उनकी कहीं ना कहीं उनकी मंशा एक राजनीतिक मंशा दिखाई देती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी फरवरी महीना में दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली के चुनाव में सबसे ज्यादा कर्मचारी चयन आयोग यानी केंद्रीय कर्मचारी दिल्ली में ही रहते हैं, जिनकी संख्या 4 लाख से भी अधिक है। उन वोटरों को लुभाने के लिए चुनाव के ठीक पहले 8वें वेतन आयोग का आना और जिस तरीके से मीडिया में न्यूज में इस खबर को गलत तरीके से उछाला जा रहा है कि उनके वेतन में 3 गुना इजाफा होने जा रहा है, ये कैसे हकीकत नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले एक फैक्टर आता है फिटमेंट फैक्टर, जो सुनने में आ रहा होगा कि आखिर ये फिटमेंट फैक्टर क्या है। और आपको आज का एक घटना बता रहा हूं। हमारे एक भैया हैं जो कि काम करते हैं और सुबह सुबह क्या हुआ कि वो अपने बेसिक पे डाल के 8वें वेतन पे आयोग में उनकी सैलरी बढ़ के कितनी होगी इसकी जानकारी लेने के लिए उन्होंने एक अननोन लिंक पे क्लिक किया। जैसे ही वो 8th पे कमीशन के माध्यम से उनका बेसिक बढ़ के कितना होगा वो जानना चाह रहे थे, उनका आज तक 7वें वेतन पे आयोग से कमाया हुआ सारा का सारा पैसा उड़ जाता है। तो यदि आप भी ऐसी गलती को दोहराना चाहते हैं, बिल्कुल ना करें। हमारी आज की इस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग से आपकी सैलरी बढ़ के कितनी होती है। तो हम बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर क्या है और ये कैसे एक लॉलीपॉप है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि छठा वेतन आयोग जो है 2006 में लागू किया गया। उसका गठन 2004 में हुआ था लेकिन लागू किया गया था 2006 से। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया और जो अभी 8वां वेतन आयोग है 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जबकि गठित 1-2 साल पहले होता है और उसका पूरा फाइनलाइजेशन होने में टाइम लगता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि छठे वेतन आयोग का जब गठन हुआ था उस समय बेसिक सैलरी 7,000 रुपए थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि 7,000 से ये जो आपको 18,000 दिखाई दे रहा है, ऐसे यहां पे देखने में तो आपको लग रहा होगा कि 3 गुने का ग्रोथ है, 2.5 गुने का ग्रोथ है। लेकिन सच मायने में ग्रोथ कैसे होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लॉलीपॉप कैसे है, देखने में कुछ और लगता है, होता कुछ और है। जैसे हमने सुना है हवा मिठाई, जो हमारे बिहार के लोग होंगे वो हवा मिठाई खाए भी होंगे, देखने में इतना लगता है लेकिन जैसे ही मुंह में खाते हैं पता ही नहीं चलता है कि था क्या। बिल्कुल बात वैसी ही है। 7,000 रुपए, 7,000 रुपीज अगर मान लेते हैं कि बेसिक सैलरी बेसिक 7,000 रुपीज है, तो हर साल सरकार महंगाई भत्ता देती है जिसको हम लोग डियरेंस अलाउंस कहते हैं। आप देखिए 2006 से लेकर 2016 के बीच में जो उसका ग्रोथ था वो पूरा कंप्लीट मिला कि 125% का ग्रोथ हुआ। हर 6 माही में अगर देखते हैं बढ़ा बढ़ा के सरकार 125% तक का इंक्रीमेंट दिया था। तो ये जो 7,000 का अगर 125% निकालते हैं तो वो अमाउंट बन जाता है 8,750 रुपया। और अगर 7,000 में अगर 8,750 रुपए को जोड़ते हैं तो ये टोटल अमाउंट आता है 15,750 रुपया। जबकि ये जो 7th पे कमीशन जो 2016 में लागू हुआ था तो ये बढ़ के जो बेसिक था वो कितना बन गया था 18,000 रुपया। लेकिन जब हर साल कुछ ना कुछ महंगाई भत्ता के बढ़ने के कारण जब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ रही थी तो एक्चुअल में कितना परसेंटेज की उनको ग्रोथ मिली है, तो आप इसको यहां से देखिए 15,750 रुपए तो उनको मिलता ही था। यानी कि 2016 में जब लागू किया गया था उसके पहले पहले तक महंगाई भत्ता जोड़ के उनको मिलता था 15,750 उनका बेसिक था। और बढ़ाया कितना गया, बढ़ाया गया यहां पे आपको दिखाई देगा कि 2.5 गुना बढ़ा, 2.57 पॉइंट बढ़ा।
2.5 गुना से बढ़ा। लेकिन एक्चुअल में देखिएगा आप तो 15,750 रुपए से बढ़ के कितना हुआ 18,000, यानी कि मात्र 2,250 रुपए का ग्रोथ मिला बेसिक में, जो कि 14.2% के बराबर है। सिर्फ इस अगर कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं तो आपके लिए 7 से 8 में का ये जो प्रोसेस है समझना आसान रहेगा। ठीक उसी प्रकार अभी 18,000 बेसिक 7वें कमीशन से 18,000 रुपया बेसिक है, और सरकार ने महंगाई भत्ता दे दे के अगर हम मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2026 तक अगर हम लोग डीआरएस अलाउंस जिस रफ्तार से बढ़ रहा है तो 63% के आसपास होगा, 63%। तो उनकी बढ़ी हुई सैलरी कितनी मिलेगी? 18,000 का 63% कितना होता है? 11,340। तो इसमें जोड़ देंगे 18,000 में 11,340, तो टोटल अमाउंट बन जाता है 29,340। ठीक है, यानी कि उनको दिसंबर 2025 तक उनको बढ़ा बढ़ाया महंगाई भत्ता के साथ उनको सैलरी कितना मिल रही है? 29,340 रुपए। तो आप देखिए 29,340 से वो लोग जो एस्टिमेट किए हुए हैं, जो कि संभव नहीं है। आप यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हैं कि द्वितीय पे कमीशन में 14.2% का ग्रोथ दिखाई दिया, थर्ड में 20.6 का दिखाई दिया, फोर्थ कमीशन में 27.6 का दिखाई दिया, पांचवें में 31% का दिखाई दिया, छठे में 54% का दिखाई दिया, जो आज तक का सबसे अधिकतम रहा है, और सातवें में 14.3% का दिखाई दिया। तो इस लिहाज से अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं इसका, तो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 2.5% जा सकता है, जो कि टोटल अमाउंट का वो अगर देखा जाए 2.5% अगर ग्रोथ हो रहा है तो ये 18,000 का बेसिक बन के 45,000 हो जाएगा, जबकि 29,340 रुपए तो उनको मिल ही रहा है। यहां पे ग्रोथ मामूली 15,660 का है, और मैं बता देता हूं जो कि 53.4% ग्रोथ है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 53% का ग्रोथ जिस तरह की भारत की अभी की आर्थिक व्यवस्था है इसमें मिलना नामुमकिन है। वो निर्मला चाची जो पॉपकॉर्न पे जीएसटी की बात करती हैं, उनसे आप 53% का आशा कतई मत रखें। यह सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी जुमला है, ठीक है ना। फिर भी हम एस्टिमेटेड जोड़ते हैं तो आप मान के चलिए कि 2.5% के हिसाब से भी होगा तो 45,000 रुपए उनकी बेसिक हो जाती है, जो कि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि 53% नहीं मिलने जा रहा है, यानी कि ये एकमात्र चुनावी जुमला साबित होगा। फिटमेंट यानी कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है आप समझ चुके हैं कि डायरेक्ट 7,000 से जो हम लोग देख रहे हैं कि ये 18,000 हो गया, 18,000 से हम लोग जो आकलन कर रहे हैं कि 2.56 से 2.86 हो सकता है, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि महंगाई भत्ता भी तो हर साल बढ़ती रहती है। तो एक्चुअल में तो अभी उनको 29,340 बेसिक मिल ही रहा है, लेकिन उसमें 53% का ग्रोथ देंगे बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ, मैक्स टू मैक्स 14% 15% ग्रोथ हो जाएगा, जो एक मामूली ग्रोथ है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था, ये एक ऐसा हवा मिठाई है जो देखने में तो लग रहा है कि इतना बड़ा है, लेकिन वास्तव में ये क्या है ये आपके सामने है। तो इसीलिए कृपया कर किसी भी अनजान लिंक पे नहीं दे, वरना आपने जो 7वें वेतन आयोग से जितना पैसा कमाया हुआ 8वां वेतन आयोग को चेक करने में ही आपके पास से निकल जाएगा। इस चीज की ध्यान रखें। अब बात करते हैं इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी घटना, इतिहास की सबसे बड़ी घटना जिसमें अविनाश सर ने ऐसे तमाम शिक्षकों को जो कहते थे कि एसएससी 2024 में कोई घोटाला नहीं हुआ, उनके मुंह पे जोरदार तमाचा लगाया है और एसएससी को अपने घुटनों पे बैठा दिया है। बात करते हैं कि आखिर ये पूरा प्रकरण क्या है। प्रकरण हर बार की तरह 2024 आपको तो पता है, विद्यार्थियों को तो पेपर लीक, पेपर में आम समस्या आम हो चुकी है। अभी एक हाल ही का घटना है मेंस जैसे एग्जाम में, जहां पे जिंदगी का फैसला होता है, जिस 2 घंटे 15 मिनट में, उस पेपर में बच्चे पेपर दे के जब वो जाते हैं टाइपिंग टेस्ट देने, तो साहब के पास टाइपिंग की व्यवस्था जो जिस कदर की थी, जिस तरह का व्यवस्था था, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था, सरकार को तत्काल प्रभाव से टाइपिंग टेस्ट को या तो बंद कर देना चाहिए या टाइपिंग का री एग्जाम लेना चाहिए। क्या मजाक बना रखे हैं, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहता हूं, उन राजनीतिक नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या अगर आप लोग को पता चले कि ईवीएम मशीन का बटन काम नहीं कर रहा है, तो क्या आप चुनाव आयोग से कंप्लेन नहीं करेंगे? बिल्कुल आप करेंगे। ठीक उसी प्रकार तमाम विद्यार्थी जो डिफरेंट सेंटर्स पे जा रहे थे, उन्होंने अव्यवस्था को लेकर हर जगह सोशल मीडिया के माध्यम से बताई है। तो सरकार से गुजारिश रहेगी
कि इस बार का जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है उसको कैंसिल करके फिर से एक नए स्तर पे टाइपिंग एग्जाम ले, या तो टाइपिंग को बिल्कुल खत्म कर दे, क्योंकि टाइपिंग के कारण बहुत से जेन्युइन बच्चों का इस बार रिजल्ट रुकने जा रहा है। ये तो बात रहा टाइपिंग का सिस्टम का। तो विद्यार्थी समझ ले कि उनकी जिंदगी में सरकारी नौकरी सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है और कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों से मैं कहूंगा कि कुछ अपना एक ऑल्टरनेटिव की व्यवस्था कर ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह का सरकार का रवैया है विद्यार्थियों के प्रति, उनको विद्यार्थियों को सच मायने में नौकरी देने की मंशा है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं अभिनय शर्मा सर का, जिन्होंने ऐसे आयोग के साथ आंख में आंख डाल के विद्यार्थियों के हित में उनके लिए रिजल्ट को लेकर आए। वो जोर जोर से कह रहे थे कि इस बार के पेपर में धांधली हुआ है, धांधली हुआ है, धांधली हुआ है। लेकिन कुछ अपने आप को ब्रह्मांड के सबसे बड़े सुपर शिक्षक मानने वाले, मैथ्स के वंडरर बोलने वाले, विजार्ड बोलने वाले शिक्षक को मैं कहना चाहता हूं, और जो कहते हैं कतई जहर क्वेश्चंस है, और इतिहास में पहली बार जिनका टैग लाइन है वो देख ले कि इतिहास में पहली बार ही ऐसा हुआ है कि एसएससी ने रिवाइज्ड रिजल्ट निकाला है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अभिनय शर्मा सर और उन विद्यार्थियों के प्रयास से जो सच मायने में ये बात को मानते थे कि इस बार का एग्जाम में धांधली हुआ है। बात करते हैं कुछ ऐसे सर को जो कहते थे कि पेपर में धांधली हुआ कहां है। एक तरफ अभिनय शर्मा सर कह रहे थे कि एक एक सेंटर से 20-20, 25-25 बच्चों का सीरियल वाइज रोल नंबर मिलना उनको कहीं ना कहीं सबके कटघरे में खड़ा करता था। और एक तरफ हमारे शिक्षक कहते थे ऐसा होना आम बात है, ऐसा तो हो सकता है। एक तरफ सर कहते थे कि डिजेबल्ड विद्यार्थी जो 70%, 75% डिजेबल्ड है, दिव्यांग है, उनका इतना हाई कटअप एग्जाम में पास करना कहीं ना कहीं दिखाई देता था कि जो भी उनके साथ जो एग्जाम देने वाले थे उन लोग सच मायने में सही ढंग से पेपर में कहीं ना कहीं वहां भी चीटिंग हुई है। लेकिन इस बात के लिए भी उनको बहुत खोरी खोटी सुनाई गई। उन दिव्यांगों का इमोशंस कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश की गई। लेकिन सर सही कहते थे, ये कैसे संभव है कि एक 70%, 80% डिसेबल्ड लड़का 170 प्लस नंबर लेकर आता है। कहीं ना कहीं वहां भी एक बहुत बड़ा झोल झाल था जिसको सर ने अंकित किया। और तीसरी बड़ी बात, एक विद्यार्थी जो कि 32 साल का था उसके लिए कैटेगरी कुछ और थी, एक विद्यार्थी जो 30 वर्ष से कम उम्र का था उसके लिए कैटेगरी कुछ और थी। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि 32 साल वाले विद्यार्थी भले वो 170 नंबर लेकर आए हो लेकिन उनकी कैटेगरी तो कुछ और थी। तो उनको 150 नंबर वालों की कैटेगरी में लाके खड़ा करना, यानी कि 30 वर्ष से कम उम्र वालों के साथ लाके खड़ा करना, कहीं ना कहीं यहां भी एक बहुत बड़ा झोल झाल था। इन सारे मुद्दों को अभिनय शर्मा सर ने बड़ी प्रखरता के साथ उठाया, कोर्ट में केस किया और दिखाया कि उनकी मंशा सही थी। वो सच मायने में विद्यार्थियों के लिए हमेशा से शुरू से खड़े रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक उनकी आखिरी सांस चलती रहेगी वो विद्यार्थियों के सरोकार की बातों को पब्लिकली आके बोलते रहेंगे और उनके हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और बात अंत में करना चाहूंगा कि केवल बड़ा बड़ा टैग लाइन बना के बच्चों का कोर्स बेच लेना, कोर्स खरीद लेना रील वाले शिक्षक को लिए बहुत आसान है। मैं जानता हूं उस शिक्षक को, वो रील के दम पे फेमस है। वो अपने साथ एक बहुत बड़ा रील बनाने वाले लोगों की टीम लेके चलता है, जो खाते हुए, पीते हुए, नाचते हुए, गाते हुए सिर्फ और सिर्फ रील के दम पे एक शिक्षक कैसे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खेल सकता है। शर्म आता है ऐसे शिक्षकों पे। डूब मरना चाहिए ऐसे शिक्षकों को जो विद्यार्थियों को इमोशंस के साथ खेलते हैं और सच की लड़ाई में साथ नहीं देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही घटनाक्रम एक अभिनय शर्मा सर जैसा व्यक्ति एक सही नियत और एक सही मंशा के साथ जब एसएससी आयोग को पटक सकता था, तो मैं उस रंगा सियार से पूछना चाहता था कि यदि आपकी मंशा साफ रहती, यदि आप सही मायने में शुरू से अगर विद्यार्थियों के लिए बीपीएससी री एग्जाम के लिए आवाज उठाए रहते, तो सर जीत हम लोग की होती। लेकिन सच कहिए, आप नार्को टेस्ट करा लीजिए, दुनिया का कुछ भी कर लीजिए, आपका पोल पट्टी खुल चुका है। वो तमाम बीपीएससी के असली अभ्यर्थी समझ चुके हैं कि इस पूरे बीपीएससी कमीशन का असली रंगा सियार कौन है। मैं इन्हीं सब बातों को कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सच के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।